जय हिंद। मैं इनामुल हसन पॉलिटी मंत्रा में आपका स्वागत करते हैं। आज हम जो हमारा टारगेट है, जिस सीरीज का हमने पिछली क्लास में शुरुआत किया था, उसका ये नेक्स्ट लेक्चर है। पिछली क्लास में जैसा कि आपने पढ़ा, और अगर नहीं पढ़े तो नहीं सुने उनको, मीन्स कि आपने देखा और समझा। अगर आप उनको नहीं देखे या नहीं समझे तो प्लीज़ पहले आप उनको जा कर के पढ़े। उनका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप जाएं, पहले उनको देखें, उनको समझें और फिर उनको उनके बाद इस लेक्चर को देखें। इससे आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें को समझने में आसानी होगी। मैं अगर थोड़ा सा उसका ओवरव्यू दे दें यहाँ पर, तो हमने पिछले क्लास में बताया था कि किसी भी समाज के लिए या किसी राष्ट्र के लिए संविधान कितना इम्पोर्टेंस होता है। और फिर हमने उस संविधान के व्यवहारिक बातें भी पढ़े थे कि समाज में कैसे नियम कायदे हमेशा से जरूरी है, और आज भी जो है वो लिखित हो या अलिखित हो, उस रूप में हमारे सामने हमको देखने को मिल रहा है। हमारे क्या कहते हैं, परिवार में ही, और फिर हमारे समाज में, हमारे राष्ट्र के, जो हम कह सकते हैं कि राष्ट्र के जो छोटे से रूप होते हैं परिवार, वहाँ भी हमको नियम कायदे देखने को मिलते हैं, भले वो अलिखित होते हैं। तो हमने उसको ओवरऑल हमने इस बात पे चर्चा किया था पिछली क्लास में कि जो विधि व्यवस्था हो, जो नियम कायदे हो, यानी आज के लैंग्वेज में, आज आधुनिक समाज में उसको संविधान के नाम से जाना जाता है, वो समाज के लिए कितना इम्पोर्टेंस है, और हमेशा था और आज भी है और हमेशा रहेगा। तो अगर हम उस पे फिर हम धीरे धीरे भारतीय समाज की बात किए, जहाँ पर भारतीय संविधान जो है क्या कहते हैं भी, भारत के जो लोग थे, जो हम जब ब्रिटिशर्स से आज़ाद हुए, यानी ब्रिटेन के उपनिवेश से हमने जब आज़ादी हासिल किया, तो भारतीय जो हमारे लीडर थे, नेता थे, जो भारतीय लोग थे, उन्होंने उस समय भी एक संविधान बनाया और उस संविधान को अंगीकृत किया, और उसी से हमारा देश स्वतंत्रता के बाद जो है शासित होते आ रहे हैं। और फिर उसी विधि व्यवस्था के थ्रू, उसी नियम कायदे के थ्रू सारे प्रणाली हमारे देश के एक प्रॉपर वे में संचालित हो रहे हैं। तो आज के जो लेक्चर होगा, आज की जो बातें होगी, वो हम ये देखेंगे कि जैसे मैं ये बता दूं पहले कि आपको एक बात जो है थोड़ी जाननी होगी व्यवहारिक तौर पे, कि अगर कोई राष्ट्र अपना संविधान बना रहा होता है, तो उसके संविधान पर जो प्रभाव होते हैं, उसके समाज के पिछले कुछ जो है क्या कहते हैं समय से, जो उसके समाज में क्या क्या समस्या देखने को मिला है, उसके समाज में क्या क्या चीजें की जो है जरूरत है, किस तरह से लोगों के अधिकार की रक्षा किया जाए, लोगों के हित की रक्षा किया जाए, वो देखने को संविधान में मिलता है। जैसे कि आप अगर जापान के संविधान के बारे में पढ़ेंगे, तो जापान के संविधान में जिस समय जापान का संविधान बना, उससे पहले जापान में एक बड़ा ही त्रासदी हुआ था, यानी कि एटम बम जो है क्या कहते हैं, परमाणु बम, वो विस्फोट हुए, तो उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। तो ऐसे में जापान के लोगों ने इन चीज़ों को नकारा कि ये युद्ध या ये हथियार, इन चीज़ों की जरूरत नहीं है समाज को या इससे यहाँ के लोगों को। तो ऐसे में जापान के संविधान पे उसका भी प्रभाव पड़ा कि अब जापान के संविधान के बारे में कहा जाता है कि वो शांति का संविधान है, यानी कोई युद्ध नहीं चाहता, वहाँ के लोग कोई युद्ध नहीं चाहता। तो उसका प्रभाव देखने को उसके संविधान मिलता है। फिर अगर हम बात करें, जैसे कि सबसे लेटेस्ट संविधान कहा जाए तो साउथ अफ्रीका की है। साउथ अफ्रीका लंबे समय से नस्ल भेद का शिकार था। वो भी ब्रिटेन के उपनिवेश थे, लेकिन नस्ल भेद, भारत भी था, लेकिन भारत में नस्ल भेद उस तरह से चरम पे नहीं थे जिस तरह से चरम पे साउथ अफ्रीका में के जो क्या कहते हैं अंदर था। तो जब साउथ अफ्रीका में जब संविधान बना, तो उसका जो प्रभाव पड़ा कि किस तरह से नस्ल भेद को दूर करने के लिए कितने सारे प्रावधान किए गए, और यहाँ तक कि वो बातें उनके जो है क्या कहते हैं उद्देशिका में भी देखने को मिलता है। अगर हम भारत की संविधान की बात करें, तो भारत के समाज में भी कुछ बुराइयां थी,
सामाजिक भेदभाव बहुत ज़्यादा थे, छुआछूत की बातें थी। और फिर ब्रिटेन के द्वारा जो है, जो समय समय पर हम क्या कहते हैं वहाँ से जो कानून लाते थे, उसे भारतीयों को जो है क्या कहते हैं उस पर बहुत ज़्यादा आक्रोश होता था कि ऐसा कानून जनता के हित के लिए ना हो। ओबियसली ब्रिटेन एक जब तक जो ब्रिटेन का शासक रहा, वो उसका मानसिकता तो सिर्फ और सिर्फ अर्थ को अर्जित करना था। यानी ऐसा नहीं था कि वो अर्निंग करके यहाँ पर रखे, यहीं पे बसे, ऐसा नहीं था। बल्कि उसका तो ये मानसिकता था कि वो यहाँ से कितना ज़्यादा बेनिफिट उठाया, और यहाँ की जो पॉलिसी बनाया जाए कि इस तरह से वो बनाते थे ताकि उस पॉलिसी से भी उसके देश को ही बेनिफिट मिले, उसके राज्य को ही बेनिफिट मिले, उसके राज्य को के हित की ही भलाई हो। तो ऐसे में जो वो ऑब्वियसली यहाँ की जनता के हित की, यहाँ की जनता की अधिकार की उस तरह से बात नहीं करते थे, और उसका नियम जो या रूल रेगुलेशन या कानून व्यवस्था उसी तरह से आता था कि ब्रिटेन की हित हो, ब्रिटेन के लोगों की हित हो। तो उन चीजों को जो या क्या कहते हैं हमारे संविधान में, उन चीजों को भी दूर करने के लिए सो क्या कहते हैं हमने तंग आकर के हम जो है उपनिवेशिक शासन से, यानी किसी के अंदर हमारा हम गुलाम न है। हमारे संविधान की उद्देशिका में देखिए ना, आप पढ़िए संविधान की उद्देशिका, तो आपको शुरू में लिखा हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र बनाए हैं के रूप में अंगीकृत किए कि आज से हमारे देश में कोई भी जो है औपनिवेशिक ताकत की हस्तक्षेप नहीं है। तो फिर जो हम बात की कि छुआछूत, जैसे हमारे सामाजिक के समाज के अंदर बहुत सारे ऐसे जो है बुराइयां थी, उनको भी दूर करने की कोशिश किया गया, और वो हमारे संविधान में देखने को मिलता है। तो ये सारे बातें उनके जो समाज में, जिस समाज में संविधान बन रहा होता है, जिस समाज के लिए बनता है, वो अपने कुछ पहले से जो चीजें वो जहन में आती जाती कि ये इसको दूर करना, वो सब सारे चीजें संविधान में देखने को, पढ़ने को, या उसके जो है क्या प्रावधान जो है मिलता है, देखने को मिलता है। अगर हम भारत के संविधान की बात किया जाए तो इसके अलावा बहुत सारे ऐसे प्रावधान, जब आप राजनीति शास्त्र की बुक पढ़ेंगे, यानी कि इससे रिलेटेड बुकें पढ़ेंगे, तो आपको देखने को, पढ़ने को मिलेगा कि ये प्रावधान उस देश से लिया गया, कई देशों से प्रावधान लिया गया, जैसे अमेरिका से लिया गया, कनाडा से लिया गया, ब्रिटेन से लिया गया, उसके बाद जो है क्या कहते हैं नीदरलैंड से लिया गया, उसके बाद जो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, इससे बहुत सारे चीजें लिया गया। ऐसे में कहने वाले, क्रिटिसाइज करने वाले बहुत कुछ लोगों का मानना है कि भारत के संविधान में जितने सारे प्रावधान है, वो सारे के मतलब ज्यादातर प्रावधान, हम सारे की बात नहीं करते हैं, ज्यादातर प्रावधान ऐसे है, ज्यादातर जो है बातें ऐसे है जो दूसरे के देश के संविधान से कॉपी पेस्ट किया गया है। तो यानी कि हमारा भारतीय संविधान दूसरे देशों की कॉपी पेस्ट वाली संविधान है। अब यहाँ पर बात आ रही है कि हमारे संविधान में जो भी बातें हैं तो क्या हम उन चीजों पे वो प्रावधान हम ये पढ़े और ये उसको जो है उसका निष्कर्ष ये निकाल ले उनके बातों पे कि सचमुच में हमारे संविधान में विदेशी जो है बातें, जो है जो दूसरे देशों के जो बातें, समाज की जो बातें थी, निश्चित वो जो बातें होंगी, जो भी प्रावधान उससे हम मान के चलिए ए राष्ट्र से हमने कॉपी किया, और ए राष्ट्र के जो संविधान बना होगा तो उसके जो है पिछले समाज के प्रभाव उस पर, उसके समाज का प्रभाव भी उस पर होगा। तो क्या हमारे समाज पे विदेशों के प्रभाव ज्यादा है, या हमारे संविधान पे विदेशी समाज का प्रभाव ज्यादा है, या ऐसा जो हमारे संविधान में जो प्रावधान है उनकी जो है वो हमारे जो इतनी पुरानी सभ्यता है, हमारे जो इतनी पुरानी संस्कृति है, हड़प्पा सभ्यता से लेकर के आज तक, क्या ऐसा ये प्रावधान हमारे समाज में, हमारे भारतीय संस्कृति में, भारतीय दर्शन में, भारतीय विचार में देखने को नहीं मिला, या पढ़ने को नहीं है, या हम वो चीज है ही नहीं। तो इन्हीं चीजों पे हम चर्चा करेंगे, इन्हीं चीजों को ढूंढने की कोशिश करेंगे कि हमारे समाज में, हमारे संविधान में के प्रावधान जो है, क्या वो सारे प्रावधान हमारे जो है भारतीय दर्शन, भारतीय विचार, भारतीय संस्कृति में था या नहीं था। इन चीजों को ढूंढने से पहले हम एक चीज और समझ ले कि आप
अगर वर्तमान सिनेरियो देख ले कि वर्तमान स्थिति क्या है, तो वर्तमान स्थिति में कि अगर हम सरकार की स्वरूप की बात किया जाए कि सरकार का बेस्ट स्वरूप क्या है, अगर आप इस चैनल पे नए आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें पॉलिटी मंत्रा को, और फिर इसको शेयर भी करें, कमेंट भी करें। तो हम अगर आगे की बात करें कि वर्तमान स्थिति में अगर हम सरकार का सबसे स्वरूप, सरकार का बेस्ट स्वरूप की बात किया जाए, यानी सर्वोत्तम स्वरूप कौन सा है, सबसे अच्छा स्वरूप क्या है, तो निश्चित ही आपका जवाब होगा लोकतांत्रिक सरकार। लोकतांत्रिक सरकार। निश्चित ही ये सभी का जवाब होता है कि आज के जो समय चल रहा है, यानी आज की दशक की अगर हम बात करें, आज की शताब्दी की अगर हम बात करें, तो इसमें लोकतांत्रिक सरकार जो है सर्वोपरि है, यानी सबसे बेस्ट है। और फिर अगर हम राजनीति शास्त्र के बुक को पढ़े तो लोकतंत्र को भी कई खंडों में बांट दिया है। मीन्स क्या, थोड़ा लोकतंत्र, छद्म लोकतंत्र, अच्छे लोकतंत्र, आदर्श लोकतंत्र, यानी कि उसका भी लोगों ने जो क्या कहते हैं, लीडर्स ने, जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट ने, इस तरह से उसको तोड़ मरोड़ किया गया है, इस तरह से तोड़े मरोड़े हैं कि लोकतंत्र में भी कई रूप हमको पढ़ने के लिए मिलता है। तो हम फिर यहाँ पर अगर हम बात करें कि लोकतंत्र में सबसे जो बेस्ट, सबसे अच्छे रूप लोकतंत्र का है, तो वो है आदर्श लोकतंत्र। और हम ये कहने में कभी भी हिचकिचाए नहीं कि भारत में आदर्श लोकतंत्र की परिकल्पना है, यानी आदर्श लोकतंत्र को अपनाया। कैसे, इन सब चीजों पे बात करेंगे। तो आदर्श लोकतंत्र, अब हम यहाँ पर हमने सबसे पहले सरकार के जो बेस्ट स्वरूप है उसको हम लोकतांत्रिक सरकार कहेंगे, और फिर इन लोकतांत्रिक सरकार के जो सबसे बेस्ट रूप होता है उसको हम आदर्श लोकतंत्र के नाम से कह सकते हैं। और फिर इन आदर्श लोकतंत्र, अभी इससे बेस्ट कोई सरकार नहीं है ऐसा माना जाता है। तो हम इन आदर्श लोकतंत्र के ही जो सिद्धांत है उस सिद्धांत को देखते हैं, और फिर उन सिद्धांत को अपने संस्कृति, यानी भारतीय दर्शन, भारतीय समाज, जो पिछले समाज थे, भारतीय जो सभ्यताएं थे, उनमें ढूंढने की कोशिश करते हैं कि क्या आज जो हमने आदर्श लोकतंत्र को अपनाया, उसके जो सिद्धांत है उस पर जब चल रहे हैं, तो क्या ये सिद्धांत कभी हमारे समाज में था या नहीं। तो ऐसा तो कहा जाता है कि जो आदर्श जो लोकतंत्र है उसका उदय, यानी कि वो जो है अस्तित्व में ब्रिटेन से आया है, यानी कि लोकतंत्र का जो जन्मदाता है वो ब्रिटेन है। यहाँ तो खैर ये डिबेट की बात है, क्योंकि लोकतंत्र तो है लेकिन वही सबसे ज़्यादा उपनिवेश भी किया, औपनिवेशिक अपना स्थापित किए हैं, लोगों को कई सारे देश पे अपना कब्जा करके। खैर ये डिबेट की बात है, लेकिन हम अभी वर्तमान सिनेरियो में कह सकते हैं कि हमारे जो सरकार का स्वरूप है आदर्श लोकतंत्र है। और फिर इसी आदर्श लोकतंत्र के कुछ सिद्धांत को देखेंगे, और वो सिद्धांत को हमारे संविधान में उसको ढूंढेंगे, देखते हैं। फिर उसी सिद्धांत को अगर हम पीछे मैच करेंगे कि हमारे जो दर्शन थे, हमारे जो संस्कृति थे, उसमें मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर मिल रहा है तो हमें कहने में थोड़ा भी हिचक नहीं होना चाहिए कि हमारे जो आज जो जिस चीज़ों को हमने अपनाया वो हमारे सभ्यता में, हमारे संस्कृति में, भारतीय दर्शन में कब से पहले से है। तो हम थोड़ा सा इस चीज़ से जो कहने वाले लोग हैं उसके मुँह पे थोड़ा लेप लगा सकते हैं कि नहीं, ऐसा आप गलत कह रहे हैं। चलिए, तो हम सबसे पहले ढूंढते हैं आदर्श लोकतंत्र की जो है क्या कहते हैं कुछ सिद्धांत। आदर्श लोकतंत्र के कुछ सिद्धांत, कुछ सबकी बात तो नहीं कह सकते, लेकिन उसका जो मूल होता है, जो आदर्श लोकतंत्र जिस पे खड़े हैं, यानी मूल बातें क्या क्या हो सकती है, वो चीज़ हम इसमें देखेंगे क्या क्या हो सकती है।
तो सबसे पहली बात तो ये हो सकती है कि जो शासक वर्ग होगा, यानी कि आज के भाषा में अगर हम आज के समय में यानी आधुनिक युग में बात करें तो उसको सरकार नाम से जानते हैं। जो शासक वर्ग होंगे वो निर्वाचित होगा। क्या होगा? निर्वाचित होगा। जो शासक वर्ग होंगे यानी जो उस समाज पे या उस राष्ट्र पे शासन कर रहे होते हैं वो निर्वाचित होंगे, पहली बात। फिर इसको हम नंबरिंग में नहीं देखते हैं, कुछ पॉइंट है तो हम इसको स्टार में देख लेते हैं। वो सरकार निर्वाचित होगा। दूसरी बात हम ये कह सकते हैं कि सरकार जो होंगे ना वो कल्याणकारी होगा। सरकार कल्याणकारी होंगे यानी कि जन कल्याणकारी हम कह सकते हैं, जनता के हित की बात करने वाला, समाज के हित की बात करने वाले होने चाहिए। सरकार कल्याणकारी, जन कल्याणकारी या समाज के हित की बात, समाज के हित की बात होगा। फिर हम बात करते हैं सरकार की जो है, उसके बाद और क्या हो सकता है? उसके बाद हम कह सकते हैं कि जनता के पास, यानी जनता के पास जो सरकार है यानी जो शासक है उसको हटाने का या बदलने का विकल्प होना चाहिए। जनता के पास सरकार को हटाने या हम कह सकते हैं बदलने का विकल्प होना चाहिए। फिर अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट पे तो हम कह सकते हैं कि जनता राष्ट्रहित के निर्णय में, राष्ट्रहित कह लो या समाज हित, दोनों सेम ही बात है, समाज हित के निर्णय में जनता की भागीदारी होनी चाहिए। यानी कि सरकार जो भी निर्णय लेंगे जनता के हित में, राष्ट्र के हित में, जो भी नीतियां बनाएंगे उस सब में जनता की जनता की भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। किस तरह से हम ये कह सकते देखेंगे। फिर उसके बाद हम कह सकते हैं कि सरकार जब भी किसी पॉलिसी या किसी नीति की बात करे तो उसमें जनता की जो हित होगा, अधिकार या हित, वो उसको सर्वोपरि रखेंगे, और एक ऑप्शन ये हो सकता है कि जो सरकार होंगे यानी समाज जो होंगे, अब हम समाज की बात कर सकते हैं, धर्मनिरपेक्ष होंगे, धर्मनिरपेक्ष होगा। ये कुछ बातें हैं जो हम आदर्श लोकतंत्र की सिद्धांत के अंतर्गत देख सकते हैं, और बहुत सारी बातें आपको बुक में पढ़ने को मिलेगा, लेकिन एक यहाँ पर हम उस तरह से कंप्लीटली बात नहीं करते हैं, लेकिन एक आपको ऐसा व्यू दे दे कि आपको वो चीज़ें जहन में आ जाए और फिर आपको बुक पढ़ने में आसानी हो, बुक के बातें समझने में आसानी हो। तो हम देखा कि सरकार निर्वाचित सरकार निर्वाचित होगा। इसके अंतर्गत सरकार निर्वाचित हो यानी कि जनता द्वारा जो है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, या तो प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होंगे या तो अप्रत्यक्ष रूप से भी निर्वाचित हो सकता है। यहाँ पर इस चीज की कोई बैरियर नहीं है कि प्रत्यक्ष ही हो, अप्रत्यक्ष रूप से भी निर्वाचित होंगे। जैसे हमारे देश में प्रधानमंत्री एज
लोकसभा के सदस्य या राज्य, अगर लोकसभा के सदस्य के रूप में है तो वो सदस्य के रूप में तो निर्वाचित है, लेकिन वो फिर उसके द्वारा जो उसके समूह होते हैं वहाँ उसके द्वारा फिर चुना जाता है। जो विधायक दल के नेता जो प्राइम मिनिस्टर कौन बनेंगे उसमें से अगर कभी राज्यसभा के सदस्य बन गए तो वो तो अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हुए, तो ये बैरियर नहीं है। यानी कि अंतिम निर्णय जो लेंगे, जो राष्ट्र के लिए निर्णय लेंगे, वो जनता द्वारा निर्वाचित होंगे, चाहे प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो, प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो। सरकार कल्याणकारी होंगे, समाज के हित की बात करेंगे, जो भी बातें होगी वो समाज के हित की बात करेगी, अपने हित की बात नहीं करेगी, समाज के हित की बात करेगी। जनता के पास सरकार को हटाने या बदलने का विकल्प होनी चाहिए। अगर कोई एक बार जीत गए, निर्वाचित हो गए, तो वो हमेशा के लिए सरकार न बना रहे। जो अगर जनता चाह रही है तो ठीक है, नहीं चाह रही है तो उसको बदलने का विकल्प हो, कि जनता के पास वो ऑप्शन हो कि जनता उसको हटा सके या चेंज कर सके। राष्ट्र हित, समाज हित निर्णय में जनता की भागीदारी सुनिश्चित हो। अगर किसी आज अगर हम देखें तो जैसे कि कोई भी निर्णय, कोई भी संसद द्वारा कोई विधि पारित किया जा रहा होता है, कोई अधिनियम पारित किया जा रहा होता है, कोई विधेयक, तो उस पे अधिनियम बनने से पहले लोगों की राय उस पर माना जाता है। हाँ, एक बात तो स्पष्ट है कि जब प्रत्यक्ष लोकतंत्र की जहां तक बात किया जाए तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र इतने बड़े क्या कहते हैं पॉपुलेशन में, इतनी बड़ी जनसंख्या में, जहां इतने बड़े क्षेत्र हो और फिर इतनी ज्यादा जनसंख्या, तो ऐसे में प्रत्यक्ष जो निर्णय होगा यानी भागीदारी होगा वो तो असंभव है, क्योंकि फिर इतने सारे लोग हर फैसले में बैठे बातें करें, किस तरह से संभव हो सकता है? नहीं हो सकता। हाँ, कुछ राज्य है जो यूरोप के जो प्रत्यक्ष जो क्या कहते हैं लोकतंत्र पे काम कर रही है, लेकिन उसकी तादाद बहुत कम है, बहुत छोटी तादाद है। भारत में ये होना पॉसिबल नहीं है, लेकिन बहुत हद तक भारत में भी कुछ व्यवस्था है, जैसे कि हम स्थानीय स्वशासन की बात करते हैं, जो किसी ग्राम सभा के अंतर्गत जितने भी सारे सदस्य होते हैं, जो उसका वोटर होते हैं, वो उनके सदस्य होते हैं, और फिर उनके समय समय पर जो है क्या कहते हैं बैठकें होते हैं, वहाँ पर सभी सदस्य जाकर के आपसी सहमति से निर्णय लेते हैं। तो जहाँ संभव था वहाँ है। और फिर अगर हम लार्ज लेवल पे देखें, व्यापक लेवल स्तर पर देखें, तो ऐसा संभव नहीं है। तो निर्णय में जो है जनता की भागीदारी हो, या नहीं तो ऐसा विकल्प निकाले सरकार, ऐसा विकल्प हो कि जनता जो आज जैसे कि डिजिटल युग में हम कह सकते हैं कि जब भी कोई अधिनियम बनने से पहले जनता की राय लिया जाता है, लोग अपने अपने जो है राय देते हैं उन पे, और उसको पर कंसर्न होता है, तो वहाँ भागीदारी सुनिश्चित होती है। सरकार जनता का अधिकार हित को सर्वोपरि रखेंगे। जो भी बातें होगी, सरकार जो चीज करना चाहेंगे, चाहे वो विदेशों के साथ करना चाहेंगे या आंतरिक रूप से जो निर्णय लेना चाहते हैं जिससे कि समाज में बदलाव, उसमें जनता के हित को सर्वोपरि रखेंगे, अपने हित को सर्वोपरि नहीं रखेंगे। और फिर हम बात करते हैं समाज धर्मनिरपेक्ष होगा। आधुनिक रूप से जो हम आदर्श लोकतंत्र, जो आधुनिक समाज की बात, उसमें किसी भी धर्म को सरकार न तो प्रमोट करेगी, न उस पर क्या कहते चलेगी। यानी अगर भले ही जो सरकार के अंदर जो लोग हैं उनका अपना एक विशेष धर्म होते हैं, एक उस धर्म को जरूर फॉलो करते हैं, लेकिन उनकी जो नीतियां, उनकी जो बातें, उनकी जो क्या कहते हैं वक्तव्य होंगे, उसमें किसी धर्म को प्रोत्साहित करने में उसका योगदान नहीं होना चाहिए, नहीं होता है आदर्श लोकतंत्र के अंतर्गत। तो ये सारे बातें जो आदर्श लोकतंत्र के सिद्धांत का कुछ बातें हम इनको यहाँ पर समझे। अब हम इसको जो है हम अपने प्राचीन समाज, भारतीय दर्शन और भारतीय समाज के जो क्या कहते हैं के अंतर्गत देखते हैं कि क्या ये सब हमारे समाज में पहले से था या नहीं है। चलिए हम फिर एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहली बात हम यहाँ पे करते हैं कि सरकार निर्वाचित होंगे, सरकार निर्वाचित होगा। अगर आप भारतीय इतिहास, ओबियसली अगर आप सिविल सर्वेंट के स्टूडेंट है, यानी कि
सिविल सर्विस की जो एग्ज़ाम की जब तैयारी कर रहे होते हैं तो आपको बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है। जैसे आप हिस्ट्री पढ़ रहे होते हैं तो प्राचीन इतिहास में आप पढ़े होंगे, जब हम बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में पढ़ते हैं तो उस समय हमको वहाँ जो उसका जो हेड ऑफ द, जो क्या कहते हैं, समाज का जो हेड होते हैं यानी जो शासक वर्ग होते हैं उसको गोप कहा जाता था। क्या कहा जाता था? गोप। और उनकी जो निर्वाचन सभा द्वारा, जो वहाँ उसके अंतर्गत जो सभाएं होती उनके द्वारा होता था, यानी कि वो लोग वो राजा का निर्वाचन करते थे, राजा को चुनते थे, राजा को चुनते थे। और फिर आप एक चीज और क्या कहते हैं पढ़े होंगे कि वर्तमान में जो पाटलिपुत्रा है उसके बगल में एक लिच्छवी साम्राज्य महाजनपद थे, लिच्छवी महाजनपद जिसकी राजधानी वैशाली था। उसके जो क्या कहते हैं जो राजा होते थे उनका चुनाव सभा या सभा के द्वारा यानी सभी के द्वारा किया जाता था। तो हम यहाँ से हमारे समाज में जो भारतीय दर्शन में ये चीज हमको देखने को मिलता है कि लिच्छवी जनपद के अंतर्गत जो राजा थे उनके जो है क्या कहते हैं जो निर्वाचन वो जो समाज के द्वारा यानी कि सभा के द्वारा किया जाता था। फिर हम बात करते हैं जब और आगे पीछे हम इतिहास में जाते हैं तो हमें जो चाणक्य ने जो अपना एक चाणक्य ने जो अपना एक बुक जो राजनीतिक शास्त्र पे लिखे जिसका नाम था अर्थशास्त्र, जिसकी नाम तो अर्थशास्त्र है लेकिन इसके अंतर्गत जो भी बातें लिखी गई है वो राजनीतिक शास्त्र के रूप में पढ़ने को मिलता है। इसके अंतर्गत इन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा है कि राजा कैसा होना चाहिए, राजा के अंदर क्या गुण होना चाहिए, राजा का कर्तव्य क्या होना चाहिए, राजा किस तरह से अपने जो प्रजा के प्रति जो है उसके अंदर प्रजा के हित के लिए उसके वो हमेशा आगे बढ़ने, हमेशा उसकी जो है सोच होनी चाहिए। ये सब सारी बातें अर्थशास्त्र के अंदर लिखा हुआ है। तो वे व्यक्ति राजा नहीं हो सकते जो प्रजा के हित की बात नहीं करते हैं। तो हम यहाँ पर अर्थशास्त्र से भी हम ये चीज पता कर सकते हैं कि हमारे समाज में ये बात थी कि जो राजा जनता के पास सरकार को हटाने या बदलने का विकल्प आज के हमने संविधान में यूज किया वो हमारे जो है उस समय था। आप देखे होंगे, आप अगर इतिहास पढ़े होंगे तो वहाँ पर जो चाणक्य ने घनानंद जो उस समय के वर्तमान राजा थे उनको इसलिए गद्दी पर से इसलिए राजा से उसको हटाना चाहते थे कि वो राज हित में यानी जनता के हित में बात करने वाला नहीं था, वो एक विलासिता राजा थे। और इसी को लेकर के चाणक्य ने उनको हटाया भी और चंद्रगुप्त को बैठाया राजगद्दी पे और उनको ये सारे गुण बताए कि राजा जो है हमेशा क्या होना चाहिए, जनता के हित की बात करे, जनता के लिए सर्वोपरि हो। अगर कोई राजा ऐसा नहीं करते तो वो राजा बनने के लायक नहीं है, राजा बनने के लायक। और ये एग्जाम्पल भी है कि उन्होंने घनानंद को इसीलिए हटाया गद्दी पर से कि वो जो राज्य व्यवस्था थी यानी जो राज्य के हित की बात, राज्य की प्रजा के हित के बारे में वो नहीं सोचते थे। फिर आप एक चीज और देखेंगे कि कई बार आपको पढ़ने को मिलेगा कि राजा जो है राजा के पास ईश्वर की देवीय अधिकार का सिद्धांत लागू, राजा पर ईश्वर की देवीय अधिकार का सिद्धांत, राजा पर हम कुछ चीजों को यहाँ से उठा रहे हैं कि राजा पर ईश्वर की तरफ से दैवीय सिद्धांत यानी कि राजा जो है वो ईश्वर के जो है उत्तराधिकारी कहा जाता है, यानी उसके जो है उसके गुण उसके अंतर्गत है। अगर राजा जो है ईश्वर ने उससे राजा हम ये इस तरह से कह सकते हैं कि
राजा के पास दैवीय शक्ति इसलिए दिया, दैवीय शक्ति का सिद्धांत इसलिए उस पर लागू किया गया था, यानी माना जाता है उसको दैवीय शक्ति मिला हुआ है, इसलिए माना जाता था क्योंकि वो जनता के हित की बात करे। अगर कोई राजा जनता के बातें, जनता के हित के बारे, अधिकार की रक्षा नहीं कर पा रहा तो उस पर दैवीय शक्ति का सिद्धांत लागू नहीं होगा। और फिर इसी बात पे लेकर के हमने जो कहा कि राजा हटाने की जो बात होनी चाहिए, अर्थशास्त्र में स्पष्ट लिखा हुआ है कि अगर राजा योग्य नहीं है, यानी राजा वंशानुगत नहीं होना चाहिए, वंश पे आधारित नहीं होना चाहिए। अगर कोई राजा उस लायक नहीं है, राजा कोई भी राजा के पुत्र, वैसे तो पहले अधिकांश वंश के आधार पे ही राजा बनते थे, कि अगर उसने अर्थशास्त्र में चाणक्य ने स्पष्ट कहा कि अगर राजा के अंदर वो गुण नहीं है, उसके अंदर राजा बनने की वो काबिलियत नहीं है, प्रजा की भलाई करने, प्रजा के हित की रक्षा करने के अंदर उसके अंदर नहीं है, तो फिर वो राजा नहीं बन सकते। और उसे राजा, और अगर कोई राजा बन भी गया तो उसके अंदर कभी ऐसा गुण अगर न हो तो उसे गद्दी से हटा देना चाहिए और फिर योग्य व्यक्ति को जो है गद्दी राज सिंहासन पे बैठाना चाहिए। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि राष्ट्र हित या समाज हित का निर्णय होने चाहिए, सरकार कल्याणकारी होना चाहिए, समाज की बात करें, सरकार निर्वाचित होना चाहिए, सरकार जनता के अधिकार को सर्वोपरि रखेंगे। फिर अगर आप जो है क्या कहते हैं और चीजें पे अगर देखें तो वेद के अंदर, ऋग्वेद के अंदर दो शब्द अवश्य पढ़ने को मिला होगा आपको, सभा और समिति। क्या? सभा और समिति। सभा जिसको जो है आम लोगों की सभा बोला जाता था, सभा जिसे आम लोगों की सभा, और समिति, समिति जिसको जो है वृद्ध और या हम कह सकते हैं बुजुर्ग लोगों की सभा थी। और वो जो है समाज के हित, समाज के बारे में निर्णय लेते थे, यानी कि जो सभा आम लोगों की थी, ये दोनों मिल करके निर्णय समाज के लिए लिया जाता था। आज भी यही, अगर उसको हम थोड़ा और दूसरे नाम से देखें तो क्या हमें ये आम लोग कौन होते हैं? जो समाज से ही आते हैं। ये लोग कौन है? जो थोड़ा समाज में इंटेलेक्चुअल, यानी इंटेलेक्चुअल हो, जो पढ़े लिखे हो, किसी चीज में महारत हासिल हो, वैसे लोग हैं। तो आज क्या ये हमें देखने को नहीं मिलता लोकसभा के रूप में, जहां पर आम लोग जिसका उम्र 25 साल हो गया है वो जाकर के निर्वाचित होकर के वहां पर जा सकते हैं और इस सभा में भाग ले सकते हैं जहां पर राष्ट्र हित के लिए निर्णय लिया जाता है? क्या हम लोकसभा के रूप में नहीं देख सकते हैं जहां पर ये आम लोग बैठते हैं? और फिर अगर आप राज्यसभा के बारे में पढ़ेंगे तो अवश्य सुनने को मिलेगा कि राज्यसभा वृद्धों का सभा है, वृद्ध लोगों का सभा है, बुजुर्गों का सभा है, बूढ़े लोगों की सभा है। क्या मतलब? इसका मतलब है कि उसके पास अनुभव बहुत ज़्यादा है, उनके पास नॉलेज बहुत ज़्यादा है चीज़ें। आप फिर देखें ना कि राज्यसभा के अंतर्गत जो है क्या कहते हैं 12 लोगों ऐसे होते हैं जिसकी जो राष्ट्रपति मनोनीत जिसको करते हैं, वो लोगों के पास अपने अपने फील्ड में महारत हासिल होता है, यानी कि वो नॉलेज वाले होते हैं। तो वो उससे समाज को काफी फायदा होगा। तो हम कह सकते हैं ना कि उसी तरह से आज भी हमारे पास राज्यसभा की व्यवस्था किया गया है, जहाँ की इन्हीं लोगों की जो है सभा मौजूद है और फिर इन दोनों के निर्णय यहाँ से यहाँ हो या इनका भी निर्णय, यानी ये कह सकते हैं कि किसी भी निर्णय में ये दोनों लोग भागीदारी होते हैं। तो क्या हमारे समाज में ये सब बातें न इस नाम से हो, क्या इस रूप में तो था, किसी न किसी रूप में था। अब फिर साउथ इंडिया में, यानी कि दक्षिण भारत के एक बहुत ही सम्मानित नाम से जाने जाते हैं चोल साम्राज्य। उनकी जो व्यवस्था थे उनके बारे में अगर आप पढ़ते हैं, जानेंगे तो आश्चर्य रह जाएंगे कि उस समय उनके यहाँ ग्राम प्रणाली, क्या ग्राम प्रणाली उस समय जिसे हम आज ग्राम प्रणाली जिसे हम आज
स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन के नाम से जानते हैं, स्वशासन के नाम से जानते हैं। उस समय ये थी, और सारे फॉर्मेट उसके अभिलेख में सारी चीज देखने को मिलता था कि उसके जो लोग होंगे वो कैसे निर्वाचित होंगे, उसका क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, उसका क्या कर्तव्य होगा, क्या कार्य होगा, किस तरह से व्यवस्था वो देखेंगे चोल साम्राज्य के अंतर्गत। इस तरह से उसका जो है क्या कहते हैं, ये तो भारतीय समाज थे ना, है? फिर आप क्या कहते हैं, दूसरे लास्ट अगर हम बात देखें तो समाज के अंदर धर्म निरपेक्षता हो, क्या हो, आदर्श लोकतंत्र में समाज धर्म निरपेक्ष हो। आप बात करें, आप अगर थोड़ा बहुत भी पढ़े होंगे तो अशोक के बारे में जरूर नाम सुने होंगे। अशोक जिन्होंने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिए। बहुत सारे ऐसे जो राजा थे जिन्होंने किसी न किसी, सब हम ये कह सकते हैं सभी किसी न किसी धर्म को फॉलो करते थे। स्पेशली अगर अशोक की बात करें तो अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया, अपने बच्चों को फिर उसके क्या कहते हैं उसके प्रचार प्रसार के लिए भेजा, फिर उससे एक समिति बनाया गया, उसको जो है क्या कहते हैं उसको विस्तार करने के लिए। लेकिन अशोक के राज्य में क्या बौद्ध धर्म को ही मानने वाले लोग थे? नहीं थे। बहुत सारे जो अनुयायी थे दूसरे दूसरे पंथ पे चलने वाले, कभी ऐसा शिलालेख नहीं मिला कि उनके अनुयायी पे उन्होंने उसको जोर जबरदस्ती या वो अपने रास्ते से हटने के लिए उसको कहा गया। उसने उसके अंदर जो अशोक थे उन्होंने तो सिर्फ इतना अपनी अच्छाई बताई, यानी जो धर्म उसको पसंद आया उस धर्म पे वो चले और उसकी अच्छाई बताई, लोगों को बाय फोर्स तो नहीं किया गया। ये तो धर्मनिरपेक्ष जो हम आज हम कहते हैं कि आधुनिक समाज में ये पश्चिम की देन है। क्या हमारे समाज में पहले से मौजूद है? बहुत सारे। फिर आप थोड़ा और आगे आकर के देखते हैं कि जो चाणक्य ने भी ये बात भी स्पष्ट कहा कि जो राजा होंगे वो राजा जो है अपने पास योग्य व्यक्ति का समिति बनाएंगे, योग्य व्यक्ति का एक सभा बनाएंगे और जो निर्णय लेंगे वो निर्णय उनके सलाह पे लेंगे। आज भी हम देखते हैं, आज भी हमारे सरकार में प्रधानमंत्री होते हैं और प्रधानमंत्री को सलाह देने के लिए मंत्री परिषद है। तो ये रूप तो उस समय भी मौजूद थे। तो ओवरऑल बात हम कह सकते हैं। फिर अब आगे देखें कि बहुत सारे ऐसे राजा का नाम पढ़ने को मिलेगा जिसके अंतर्गत जो सभा हो गई, यानी विभागों की जो भी विभाग है उनके जो हेड ऑफ द जो मेंबर होंगे, वो मेंबर जो सदस्य है, जो चाहे सैनिक कमांड संभालने वाले हो, वित्तीय सामान संभालने वाले हो, खुफिया, उसमें उन्होंने योग्यता को सर्वोपरि रखा। और जब योग्यता को सर्वोपरि रखा तो उसके अंतर्गत वो धर्म, जात या पंथ, किसी पंथ पे चलने वाले लोगों को सर्वोपरि नहीं रखा, उसने योग्यता को सर्वोपरि रखा। यहाँ भी हमें धर्म निरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता देखने को हमें मिलता है। तो अब इन सब बातों को जो हमने देखा इस वीडियो में, इन सब बातों को आप सुने, समझे और आप खुद कंक्लूजन निकाले, खुद निष्कर्ष निकाले। क्या जो है भारतीय समाज जो आज हमें आदर्श संविधान, जो लोकतंत्र समाज, आज के जो लोकतंत्र समाज है, आदर्श लोकतंत्र समाज, उसके जो संविधान में जो भी सिद्धांत, जो भी जिस सिद्धांत पे बनी हुई है, जो चीज में उसमें व्यवस्था, जो भी प्रावधान किया गया है, क्या उसकी देन, वो सारे देन पश्चिम से आया है या भारतीय दर्शन, भारतीय समाज, भारतीय विचार है ना के अंतर्गत पहले से था, है? हाँ, भले ये बात है कि हमको इस तरह से हमें पढ़ने को नहीं मिलता है, लेकिन ये चीज़ जो है हम इन चीज़ को देख सकते हैं कि था, और फिर आप इन पे जो निष्कर्ष निकालते हैं। बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी बातें समझ में आ रही है तो भी, और ना भी समझ में आ रही तो भी, प्लीज़ कमेंट अवश्य करें। और फिर निश्चित ही जो उद्देश्य होता है उस पर आप उनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फिर शेयर भी करें, और इनसे आप मदद ले, फ़ायदा उठाएं। धन्यवाद।